हेलो एवरीवन। कैसे हैं भैया आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक बेहतरीन कोट के साथ। बिल्ड योर सेल्फ, सक्सेस विल कम। अपने आप को पर काम करो भाई, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। चलिए आज के टॉपिक देख लेते हैं। पहला है रिटेल इन्फॉर्मेशन, CPI एंड WPI। इन्फॉर्मेशन को टारगेट करने के लिए RBI की अप्रोच एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, इनको देखेंगे। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का, इसमें है ना कार्बन ट्रेड, इसको देखेंगे। और गिग वर्कर, गिग वर्कर मतलब फ्रीलांसर, इसको देखेंगे। पैक्सिली का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर यूपीएससी पर्सन क्वेश्चन बनाएगी ना तो यहाँ से पैक्सिली का से जरूर बनाएगी भाई आज के। ध्यान से इसको देखना। निपा वायरस भाई, वेस्ट बंगाल में 2 निपा वायरस के केस मिले हैं। और PSLV जो हमारा फेल हो गया इसरो का लॉन्च, इसको देखेंगे। अगर आपको हिंदू की प्लस में इंडियन एक्सप्रेस प्लस मेरे हिंदू के नोट्स अगर ये चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिटेल इन्फ्लेमेशन। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर इन्फ्लामेशन होगा ना तो RBI को एक्शन में आना पड़ेगा। RBI का एक्शन में आने का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए CPI और WPI, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल में जैसे हम मंडी में जाते हैं ना तो हमको वहाँ पे चीज़ सस्ते में मिल जाती है जैसे। और CPI में कंज्यूमर जो हम अपनी दुकान से लेते हैं ना, शॉप से, वहाँ से। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, जैसे कि हम जैसे थोक में लेते हैं ना तो वहाँ पे हमें चीज़ थोड़ी सस्ती मिलती है। इसको रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और इसको कौन रिलीज करता है? NSO, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और अब फिलहाल के टाइम पे RBI इन्फ्लेशन को मैं देखने के लिए CPI का यूज करती है। और इस पर है ना UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। देखो मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने, देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली द मोस्ट इन्फ्लामेटरी इन इट्स इफेक्ट। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देख लेते हैं क्या टॉपिक है। टॉपिक यही है कि जो इन्फॉर्मेशन था ना वो मिनिमम 2% होना चाहिए और मैक्सिमम 6% होना चाहिए। मतलब क्या टारगेट है? 4% तो है आइडियल, और प्लस माइनस 2%, मतलब मिनिमम 2% होना चाहिए और मैक्सिमम 6% होना चाहिए। एक टॉपिक और देखते हैं इसमें। इसी में क्या हो अगर इन्फ्लामेशन 0 हो जाए? इन्फ्लेशन जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि है ना जो ग्रोथ है ना, अगर इन्फ्लेशन 0 होगा तो हमारी ग्रोथ 0 हो जाएगी। ग्रोथ 0 होने का मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी मंदी बढ़ जाएगी, मतलब रिसेशन आ जाएगा इकोनॉमी। एक इम्पोर्टेंट है फिलिप्स कर्व, जो कि है ना इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में टारगेट बताता है। जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा ना तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। कैसे? इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा ना मतलब मनी सप्लाई, मतलब मार्केट में जो मनी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट में मनी होगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अपने रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो जॉब क्रिएशन होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। यही था आज का टॉपिक। क्योंकि दिसंबर में है ना अपना जो इन्फ्लेशन है ना वो 1.33 था, मीन्स 2% से भी कम। और ये आइडल से कितना कम है? 2 कम। इससे होना ही नहीं चाहिए, मिनिमम ये हो सकता है 2%, इससे नीचे नहीं जाना होगा। अगर इससे नीचे जाएगा ना तो RBI एक्शन में आएगा।
आरबीआई एक्शन में आएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। एक्सपेंसरी पॉलिसी, आरबीआई की दो पॉलिसी हैं, एक्सपेंसरी एंड कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी में जब आएगा आरबीआई, जब ना इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो जाएगा, जब है ना, क्योंकि मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारी ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन होगा। सो यही है आज का टॉपिक कि जो हमारा दिसंबर में ना 1.33 हो गया था इन्फ्लेशन, जो सिग्निफिकेंटली बिलो द लोअर कंफर्ट 2% ऑफ आरबीआई ने ना ये बता रखा कि जो मिनिमम आइडल तो 4% होना चाहिए, मिनिमम 2% हो और मैक्सिमम 6% हो। अगर इससे कम हो गया ना तो आरबीआई को एक्शन में आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सीपीआई ऑफ द रिलीज बाय मोस्पी इंडस्ट्री से मिनिस्ट्री रिलीज करती है इसको। आरबीआई टारगेट एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 4% विद कंफर्ट बैंड ऑफ 2। देखो ये दे रखा है, आरबीआई टारगेट एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 4% विच कंफर्ट बैंड ऑफ 2% अबव एंड बिलो डेट। ये है ना कि 4% तो आइडल हो और प्लस माइनस 2%, मतलब मिनिमम 2% मैक्सिमम 6%। सो यही था ये। सो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। चलो मैं बता देता हूँ आर्टिकल 6 क्या है। आर्टिकल 6 में है कार्बन ट्रेड मीन्स क्या है, मतलब ये कंपनी है और ये भी कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग है जिनमें ना हमने जैसे कार्बन का एमिशन 100 डिफाइन कर रखा कि 100 यूनिट कार्बन को एमिट कर सकते हैं। मान लो इस ए कंपनी ने 200 यूनिट रिलीज कर दिया कार्बन का और इस बी कंपनी ने किया 30%। तो अब इनकी जो प्लस 100 है ना, और इनके पास कितनी रहती हैं 70 यूनिट तो यहाँ पे रहती हैं। सो यही होगा कि जो ये 100 यूनिट है ना, इसमें से 70 ये खरीद लेगा बी से, क्योंकि इनके पास 70 रहती थी ना अभी। सो ए खरीद लेगा तो इसके बदले में ना इसको कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे कंपनी बी इंसेंटिव देंगे तो यहाँ पे है ना कार्बन का ट्रेड हो जाएगा। सो यही है आर्टिकल 6 में कि है ना कार्बन ट्रेड। और इसका फायदा क्या होगा, एक और नुकसान होगा ना थोड़ा, क्योंकि है ना उसने कार्बन के एमिशन ज़्यादा किया है। कार्बन एमिशन ज़्यादा किया तो उसने कार्बन को खरीदा भी है भाई दूसरी कंपनी से, और बी को इसमें फ़ायदा क्या होगा, उसको इंसेंटिव मिल जाएंगे। और इंसेंटिव मिलने का मतलब क्या है कि जो इसका डेवलपमेंट होगा तो दोनों ये अपने आप को ना ऐसा करेंगे कि दोनों 100 यूनिट ही मेजर कर पाए, इससे कम बेशक। अगर ज़्यादा करेंगे तो एक दूसरे को बाय करना पड़ेगा, और बाय करने में तो पैसा का ट्रेड होगा। सो यही है यार कि जो टू स्ट्रेंथन डिलीवरी एंड एफिशिएंसी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस द कार्बन मार्केट अंडर आर्टिकल 6 कोप 29 में भाई ये हुआ था, अडोप्ट किया गया था कोप 29 में आर्टिकल 6। तो ये आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, इसको लिख के देखना भाई, और इसको लिख लेना तो मेरे पास सेंड कर देना, चाहे तो ईमेल पर नहीं तो टेलीग्राम पर। सो देखिए ये इस पे है ना, और हाँ आर्टिकल 6 पे अभी के साल 2025 में परी का क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन पढ़िए। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज frequently discussed in global discussion on sustainable development and climate change. Statement second, Article 6 of Paris Climate Agreement on Climate Change set to principle of carbon market. Article 6 of Paris Agreement on Climate Change intend to promote inter-country non-market strategy to reach their climate targets. So इसका ना आंसर करिए कमेंट में। सो यही था आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या है मेन, आर्टिकल 6 है कार्बन ट्रेड से रिलेटेड, कार्बन ट्रेड, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, नेक्स्ट है गिग वर्कर।
गिग वर्कर मीन्स फ्रीलांसर। फ्रीलांसर फ्रीलांसर पता है क्या है? जैसे हमें स्विगी वाले हो गए, जोमेटो, ये ना फ्रीलांस हैं। मतलब ये है ना, कोई भी बाधा नहीं इन पे। ये है ना किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है ये। दीज आर नॉट एम्प्लॉयर, आर नॉट एम्प्लॉयर। ये है ना कंपनी के एम्प्लॉयर नहीं है। देखिए, गिग वर्कर आर गिग एम्प्लॉय और गिग वर्कर आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांसर, टेम्परेरी वर्कर हु टेक ए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बेस। और आजकल देखना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करिए गिग इकोनॉमी को, गिग इकोनॉमी, क्योंकि इसमें मल्टीपल मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं आदमी कहीं पे भी, है ना। जैसे बंधे हुए नहीं है कि हाँ, जैसे हम 9 से 5 की नौकरी में रहते हैं ना, कि हाँ इसी कंपनी के लिए। अगर हमारे पास टाइम है ना, तो हम फ्री में और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं हमारे पास डेवलप करने की। बहुत अपॉर्चुनिटी हैं कि जैसे हमने जो जोमेटो हो गई, स्विगी हो गया, हम किसी भी कंपनी के लिए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट उसमें बाउंड नहीं है कि हाँ हमें इसी में काम करना है। हम फ्रीलांस में अपना कितना ही काम कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या होंगे गिग इकोनॉमी के? एडवांटेज ऐसे फ्री कि हम कितना भी, अगर हमारे पास टाइम है तो कितना ही काम कर लो, उतनी अर्निंग हो जाएगी। और इसमें क्या है, कोई कोई बाउंड नहीं है हम किसी पे कि हाँ काम करना ज़रूरी है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? का मेन डिसएडवांटेज तो यही है कि हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय नहीं है तो हमें जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ये जैसे फंड होते हैं ना, कि पीएफ फंड हो गया, ये नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे ना कोई वो भी नहीं है। इसका डिसएडवांटेज में एक ये भी है कि हाँ, कि ज़रूरी नहीं है कि हमें आज, जैसे जोमेटो पर मैं डिलीवरी करने गया भाई, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि हाँ ऑर्डर मिलेगा ही। अगर ऑर्डर मिला तो ठीक है, मेरी अर्निंग हो जाएगी। अगर ऑर्डर नहीं मिला तो कोई अर्निंग नहीं है। अगर अर्निंग नहीं है तो इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और रिसेंटली है ना, ये गिग वर्कर उस पे भी गए थे प्रोटेस्ट पर। वो इसी वजह से प्रोटेस्ट पर गए थे कि, है ना, अगर उन्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा तो उनकी अर्निंग नहीं होगी। अर्निंग नहीं होगी तो वो खाएंगे क्या? सो यही था वो। सो देखिए, ये फ्रीलांसर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी वर्कर होते हैं। इनकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंडिपेंडेंस है भाई, कहीं पे ही वर्क कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन कंट्रोल व्हेन दे वर्क, फिटिंग टास्क इन अदर कमिटमेंट, भाई दूसरे का भी काम कर सकते हैं। टास्क बेस्ड पे, अन प्रोजेक्ट पर और डिलीवरी फिक्स सैलरी, भाई फिक्स सैलरी मतलब नॉट फिक्स सैलरी, सॉरी, अन पर प्रोजेक्ट, हम एक हिसाब मतलब जितना काम करेंगे उतना कमाएंगे। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मैनी गिग्स आर फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल ऐप कनेक्टिंग वर्कर टू क्लाइंट। जैसे जोमेटो, हम जोमेटो पे ही तो इनसे कनेक्ट होते हैं ना। तो यही है। नो बेनिफिट, टिपिकली डोंट रिसीव एनी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड बेनिफिट, जैसे हेल्थ, रिटायरमेंट और पेड ऑफ टाइम ऑफ। तो यही था गिग इकोनॉमी। और है ना, गिग इकोनॉमी जैसे अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज, इनमें गिग इकोनॉमी बहुत एडवांस में जा चुकी है। सो इंडिया को भी गिग इकोनॉमी के सपोर्ट में कुछ ला, या कुछ कि हाँ इतना ही मिलेगा ही, ये तो करना ही चाहिए। अगला भाई पैक्सिली का। पैक्सिली का भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी ना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी पैक्सिली का से। पैक्सिली का क्या है? पैक्स है ना, बताता हूँ मैं। पैक्सिली का यूएस का इनिशिएटिव है, जो कि सेमीकंडक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनको इनको बनाने के लिए, है ना, यूएस ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। और इसके अंदर, है ना, जैसे क्वाड की कंट्री हो गई, I2U2 एंड अदर यूरोपियन कंट्री हो गई, इनका। बट इंडिया, है ना, इंडिया इसका कोई मेंबर नहीं था। लेकिन अब इंडिया will invited to join PAX-SILICA, to US-led initiative of 8-nation agreement, cooperation and critical minerals, artificial intelligence. India was not included the original launch। और आपको ये दिख रहा है कि जो ये क्वाड हो गई, क्वाड, I2U2, ये कंट्री देख को लग रहा है कि ये काउंटर चाइना करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि
यूएस डिपेंडेंट किस पर है? यूएस डिपेंडेंट रेयर अर्थ मटेरियल के कारण, रेयर अर्थ एलिमेंट, इन की वजह से किस पर डिपेंडेंट है भाई? चाइना पर। और चाइना को काउंटर करने के लिए इसने ये पैक्सिली का इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि है ना इसको चाइना को काउंटर करने को मिल जाए। और अब इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए भाई पैक्सिली का। इंडिया शुड इंडिया ज्वाइन। इसका आंसर है भाई यस, क्योंकि है ना हम भी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं चाइना पर। सो इसमें है ना अगर यूएस है तो यहाँ पे है ना बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, और इसके जरिए है ना हम चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। सो देखिए, क्वाड मेंबर जापान, ऑस्ट्रेलिया, आई टू ग्रुप है भाई। इसमें कौन कौन है? इजराइल, इंडिया, यूएसए, यूएई। और देख रहे हो यूएई एंड इजराइल, ये दोनों की दुश्मनी है, और यूएसए का नहीं, दोनों साथ हैं। सो दीज आर द मेंबर्स। और एक और, इन द एडिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अनकंफर्टेबल विद द यूएस प्रेसिडेंट फॉर मिस्टर मोदी। ये जैसे वो इंडिया ने ना रशिया से इंपोर्ट कम किया है ऑयल का। सो उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की ये स्टेटमेंट थी कि इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल टू मेक हिम हैप्पी। तो सो यही था इसका क्रक्स कि पैक्सिली का है ना उसका यूएस का इनिशिएटिव है, और इसका मेन एम ये है कि सेमीकंडक्टर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको डेवलप करना खुद से। और मेन एम तो इनका आखिर में ये है कि चाइना को काउंटर करना। सो अगला है निपा वायरस। निपा वायरस के 2 केस उसमें वेस्ट बंगाल में मिले हैं भाई। वेस्ट बंगाल। निपा वायरस क्या है? एक जूनोटिक डिजीज है निपा वायरस। ये ना एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज क्या होती है? जो है ना एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड करे, एनिमल टू ह्यूमन। जैसे कोविड था, कोविड तो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर रहा था, ह्यूमन टू ह्यूमन। बट जो ये निपा वायरस है ना, ये एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड करता है। और बताया जा रहा है कि ये जो ये फ्लाइंग बैट होता है ना, फ्रूट बैट, जो फ्रूट बैट है उससे ये सप्लाई हुआ है। पर जो रिसेंट की स्टडी है ना, रिसेंट स्टडी ये बता रही है कि जो निपा वायरस है ना, निपा वायरस, ये है ना पिग से भी स्प्रेड होता है। पिग, स्प्रेड फ्रॉम पिग, स्प्रेड फ्रॉम पिग। और अगर ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर डिजीज और इंक्रीज हो गई ना, सो बहुत सारी डिजीज आएंगी। निपा वायरस का फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन। जैसे कोविड था ना, कोविड के स्टार्टिंग में कोई वैक्सीन नहीं थी। वैक्सीन तो वायरस की बना नहीं सकते। वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि है ना वो साथ के साथ है ना अपनी बेस पेयर चेंज करता रहता है, बेस पेयरिंग चेंज। सो देखिए, निपा वायरस इन्फेक्शन विच इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक यही जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो विद हाई मोटिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ रैपिड स्प्रेड। अगर ये बाय मिस्टेक कोविड की तरह हो गया ना, तो होल कंट्री को इफेक्ट करेगा। और होल कंट्री को इफेक्ट करने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लूज करना। सिचुएशन टू बी हैंडल्ड विद अटमोस्ट प्रायोरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ निपा वायरस है बैट बोर्न डिजीज। जैसे कोविड था वैसे ही निपा वायरस है, जो कि ना एक बैट बोर्न डिजीज है। ए सीनियर हेल्थ, इट कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम पिग्स इन सर्टेन केसेस। बताया ना मैंने कि पिग से भी स्प्रेड होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड बिटवीन 4 to 14 days ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ऑफ पेशेंट मस्ट बी ट्रेस्ड। जो ये 2 लोगों में मिला है ना इन्फेक्टेड है, इनके जो इंक्यूबेशन वो पीरियड वाज 4 to 15 डेज, 4 to 14 डेज, इनके बीच में ये स्प्रेड होता है। सो ये था निपा वायरस के जो 2 केस मिले हैं वेस्ट बंगाल में। सो दिस, अब ये PSLV। सबसे पहली बात तो PSLV की फुल फॉर्म, PSLV फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
क्या है भाई, इसका मेन काम क्या होता है कि जो ये जो अर्थ ऑर्बिटर लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं ना, इनमें इसका काम होता है PSLV का। और इसका ये जो देखो, PSLV स्टेट फ्रॉम द फ्लाइट पाथ टू फेल लॉन्च सैटेलाइट। जो हमारा जो मंडे को ना श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, और वो ना स्पेशली अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट था। अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट जो हमारी आर्म फोर्स है ना, उनके लिए, जो आर्म फोर्स है ना, उनके उनके उन जो हमारी अर्थ की डिटेल है ना, उन जो इंडियन ओशियन की जो डिटेल है स्पेशली उनके लिए था। और एक बात और, जैसे हम कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, कमर्शियल हमारे इजी लॉन्च हो जाते हैं। और ये ना इस एक साल के अंदर दूसरा फेलियर था भाई हमारा, सेकंड फेलियर। एक हमारा मई 18 2025 को भी फेल हुआ था। और क्या है देखो, कमर्शियल सैटेलाइट तो आराम से लॉन्च हो जाते हैं, पर जो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है ना, ये आराम से नहीं लॉन्च हो पाते। इसके पीछे है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई, ये शायद कहीं ना कहीं ये साइबर अटैक है तभी तो, क्योंकि कमर्शियल सैटेलाइट हमारे इजी से लॉन्च हो जाते हैं आराम से बिल्कुल, क्योंकि हम वो फॉरेन कंट्री के साथ भी मिलकर कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। इसका इफेक्ट और एक और होगा कि जैसे हमारे ये सैटेलाइट का फेलियर हुआ, जो फॉरेन कंट्री के जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे ना, अब उन पे इफेक्ट पड़ेगा। और उन पे इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है कि हमारी जो वो फंडिंग थी ना, फंडिंग मिल रही थी, क्योंकि हम लॉन्च करते थे तो हमको फंडिंग मिलेगी। और फंडिंग मिलने का मतलब ये है कि हम अपने जो स्पेस प्रोग्राम है ना, उनमें स्पेस प्रोग्राम में यूज करते थे उस फंडिंग को। और अगर अब वो फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी, सो देखिए, इंडिया ना पैरेलल कोई भी वो स्पेस प्रोग्राम रन नहीं करता। इसका मेन रीज़न यही है फंडिंग का। मेन रीज़न क्या है इसका? मेन रीज़न इसका फंडिंग का। अगर ये जैसे ये हमारा फेलियर हो गया तो इसके कारण ना हमारी फंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। हम पहले है ना सीरीज में लॉन्च करते हैं, जैसे पहले ये हो गया फिर वो हो गया। तो अगर हमारी फंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, फंडिंग पे इफेक्ट पड़ने का मतलब सीधा क्या है कि हमारे स्पेस प्रोग्राम में डिले। और डिले यही हो रहा है कि है ना शायद ये साइबर अटैक है, साइबर अटैक। क्योंकि है ना कमर्शियल तो आराम से लॉन्च हो रहे हैं, और ये जो अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट है ना, इनमें प्रॉब्लम आ रही है। सो देखिए, मंडे इज द फेलियर ऑफ द फोर्थ PSLV फर्स्ट मिशन इन 1993। पहला मिशन सितंबर 1993 में फेल हुआ था। दूसरा 31 अगस्त 2017 को। तीसरा 3 मई 2025। और अब 2026 जनवरी में। देखो कितने एक साल के अंदर दूसरा फेलियर है ये हमारा। अगर ये ऐसे फेलियर होता रहा ना, तो ये हमारी देखो वाई डू इसके ये देखो रीजन फॉर फेलियर आइदर वे ऑफ ओवरऑल लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ट्रांसपेरेंसी का लैक तो है ही, क्योंकि इसके पीछे रीजन मेन ये है कि साइबर अटैक। और ये साइबर अटैक कहीं ना कहीं देखो शायद चाइना से भी हो सकता है, पाकिस्तान से भी, क्योंकि हमारे नेबर में टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन दोनों के साथ है। और अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है जो हमारी आर्म फोर्स को पावर देगा। सो कहीं ना कहीं इनका रीजन भी है। सो ये थे आज के एडिटोरियल। सो थैंक यू एवरीवन, और फुल थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। और अगर इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो ये रही, यहाँ पे आपको हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की और मेरे हिंदू के नोट्स ये मिल जाएंगे। और बहुत जल्दी हम ना जियोग्राफी प्लस पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन।